गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे। आज आप लोग को मैं बतला दूं कि आज 10th क्लास के है ना 10th क्लास के आपके राजनीति जो शास्त्र है या राजनीति विज्ञान है, जिसे पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स कहते हैं आप लोग, उनकी पहली क्लास है और पहली चैप्टर है ना। ये पहली क्लास और पहली चैप्टर में हम लोग कोशिश करेंगे कि एक ही क्लास में ये चैप्टर को कंप्लीट कर दिया जाए, ठीक ना। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी चैप्टर का नाम क्या है? हमारे चैप्टर का नाम है सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी। तो पहले इसका अर्थ समझते हैं कि सत्ता की साझेदारी क्या है, फिर कुछ एग्जाम्पल लेंगे इनके, जो कि आपके बुक में पहले से दिए हुए हैं। वो एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझने का कोशिश करेंगे कि हाँ, होते क्या है, सत्ता में साझेदार क्यों आवश्यक है हमारे लिए और क्यों नहीं आवश्यक है हमारे लिए, ये भी देखेंगे। साथ ही साथ इनका स्वरूप भी देखेंगे। तो इतनी सारे कुछ है, तो हम लोग चाहेंगे कि इसी वीडियो में, एक ही वीडियो में ये सारी क्लास, ये जो पहली क्लास है, ये कंप्लीट हो जाए, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सत्ता में साझेदारी का अर्थ क्या होते हैं? तो इसके अर्थ होते हैं कि जो देश के शासन व्यवस्था है ना, शासन प्रणाली है ना, क्या होते हैं? किसी भी देश की या राष्ट्र की जो शासन व्यवस्था है ना, समझिएगा, शासन व्यवस्था है ना, इस शासन व्यवस्था में जनता की भागीदारी होती है या हिस्सेदारी होती है। और ये भागीदारी और हिस्सेदारी जनता की विभिन्न स्वरूपों में हो सकती है। तो पहली बात तो हम लोग समझ गए कि सत्ता में साझेदारी का अर्थ क्या होते हैं। तो सत्ता में साझेदारी का सामान्य अर्थ होते हैं कि देश की शासन व्यवस्था में जनता, देश की जनता की भागीदारी, हिस्सेदारी, ये भागीदारी और हिस्सेदारी कई स्वरूपों में हो सकती है। जैसे एक किसी क्षेत्र का, जैसे हम लोग एग्जाम्पल में ले, ठीक ना, तो किसी क्षेत्र का, क्षेत्र विशेष का, ठीक, विकास के लिए हमने क्या किया, एक विशेष अपने समुदाय के एक व्यक्ति को वहां के लीडर बना दिए। तो हमने क्या कर दिया, एक नेता बना दिया, ठीक ना। तो ये भी तो किसी तरह से जनता की ही है। हमने क्या कर दिया, अपने गांव के, अपने क्षेत्र के विकास के लिए हमने नेता के नीचे भी बहुत सारी चीज का चयन किया। जैसे मुखिया का पद होता है, आपके वार्ड सदस्य का पद होता है, मेयर का पद होता है। तो विभिन्न रूपों में हो सकती है, क्लियर है। या इसे हम लोग शासन में और भी कई रूपों में हम लोग देख सकते हैं। जैसे किसमें आप देखिएगा, एक डीएम भी तो इसी शासन प्रणाली के अंतर्गत होते हैं। तो ये सभी इनके अंतर्गत आते हैं। क्लियर हो गए। तो ये तो हो गया आपके कि सत्ता में साझेदारी का अर्थ क्या होते हैं, ये क्लियर हो गए होंगे, ठीक ना। अगर आप लिखना भी चाहे तो साथ साथ लिख सकते हैं, सत्ता में साझेदारी का अर्थ लिख सकते हैं, ठीक ना। तो हेडिंग बनाइएगा। अब मुझे पता चला। तो आप लोग हेडिंग दे दिए होंगे, सत्ता की साझेदारी, ये हेडिंग। चलिए लिखिए, लिखिएगा। सत्ता की साझेदारी का सामान्य अर्थ, सत्ता की साझेदारी का सामान्य अर्थ देश के शासन प्रणाली, यही बच्चे व्यवस्था को ही प्रणाली भी कहेंगे, कहते हैं। देश की शासन प्रणाली में विभिन्न स्तरों एवं विभिन्न रूपों में, विभिन्न स्तरों एवं विभिन्न रूपों में जनता की भागीदारी, जनता की भागीदारी होती है, जनता की भागीदारी होती है, जनता की भागीदारी होती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। सत्ता में साझेदारी को, सत्ता में साझेदारी को लोकतांत्रिक व्यवस्था का
सत्ता में साझेदारी को लोकतांत्रिक व्यवस्था के आत्मा कहा जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के आत्मा कहा जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था की आत्मा कहा जाता है। तो आत्मा क्यों कहा जाता है इसे समझिए, ठीक ना। क्या होते हैं जी, तो इसे आत्मा कहा जाता है लोकतांत्रिक व्यवस्था का। तो लोकतंत्र का आपने 9th में ही पढ़े होंगे। लोकतंत्र की परिभाषा ही होती है, यहाँ जनता के द्वारा प्रतिनिधित्व चुने जाते हैं। इसमें सर्वश्रेष्ठ जो शक्ति होती है वो जनता में निहित होती है, अर्थात जनता को भागीदारी मिलेगी तो जनता क्या करेंगे, अपनी शक्तियों का उपयोग करेंगे, अपनी शक्तियों जिन्हें दिए हैं उनसे एक क्या करेंगे, भागीदारी उत्तरदायित्व सुनिश्चित करवाएंगे ना, है ना। इसलिए इसे आत्मा कहा जाता है लोकतांत्रिक व्यवस्था का। क्लियर हो गए। अब कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। क्या, कौन से एग्जाम्पल, विश्व एग्जाम्पल देखते हैं, फिर समझते हैं कुछ इसके बारे में और हम लोग अपनी ज्ञान को बढ़ाते हैं, ठीक ना। तो कुछ अगर विश्व स्तर पे हम लोग एग्जाम्पल देखें, उसमें एक आता है आपका श्रीलंका और एक आता है बेल्जियम। दोनों देश की कंडीशन आप देखिएगा तो समझिएगा कि दोनों देश ने अपने समय उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए क्या डिसीजन लिए, क्या ये डिसीजन सही थे या गलत थे, इसे भी हम लोग समझते हैं। और ये जो डिसीजन थे इसे देशों ने कैसे, बाकी देशों ने क्या सीखा, इससे क्या सीखा, इसकी भी हम लोग बात करेंगे। समझ गए होंगे आप लोग। तो क्या है हमारी कुछ क्षेत्रीय में बोलो, कुछ वैश्विक विश्व के स्तरीय एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक ना। तो आप लोग का अगला जो हेडिंग होगा लिखने के लिए, तो पहला हम लोग बेल्जियम में देख लेते हैं, फिर देखते हैं श्रीलंका में, है ना। नहीं तो पहले श्रीलंका में ही देख लेते हैं। क्लियर है। तो आप लोग हेडिंग दीजिएगा श्रीलंका, मैं इधर ही लिख देता हूं, मैं खुद ही लिख दे रहा हूं। तो हेडिंग क्या होनी चाहिए आप लोग के, श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी। क्लियर है आप लोग, श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी, ये हेडिंग। अब फिर श्रीलंका की कंडीशन को समझिए और वहाँ सत्ता में साझेदारी के लिए वहाँ की जो सरकार थी, तत्कालीन सरकार थी, उसने क्या क्या किया उसे हम लोग समझते हैं। तो श्रीलंका क्या बच्चे, एक प्रकार के लोकतांत्रिक देश है। ये क्या है, यहाँ पे भी लोकतंत्र है। कौन सी व्यवस्था है यहाँ पे, लोकतंत्र व्यवस्था है। ये है 1948 में आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, ठीक ना, आप समझिएगा, ठीक ना। श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र हुआ। अगर आप भारत के मानचित्र देखे होंगे तो आपको ऐसे करके, चलिए आपको इधर मिलेंगे कुछ इस तरह से देखने को श्रीलंका, है ना। हालांकि इतने बड़े तो मुझे प्रदर्शित करने ठीक नहीं लगे, इतने छोटे, ज्यादा बड़े नहीं, इतने छोटे, ऐसे मोती की तरह आपको देखने को मिलेंगे श्रीलंका। इतने छोटे हैं श्रीलंका, है ना, भारत की अपेक्षा में बात कर रहा हूँ कुछ इस प्रकार, ठीक। तो हमारे एक पड़ोसी देश भी हो गए। तो पहले हम लोग पड़ोसी देश में अपनी समझ लेते हैं सत्ता की साझेदारी के लिए उसने क्या किया। तो क्या हुए बच्चे, 1948 में क्या हुए, श्रीलंका स्वतंत्र हुई। ये है आपके श्रीलंका, ठीक ना। श्रीलंका ये आपके 1948 ईस्वी में स्वतंत्र देश बने। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे आपके लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हुए, लोकतंत्र यहाँ पे स्थापित हुए और आगे क्या हुआ वो समझते हैं। तो श्रीलंका को अगर हम लोग ऐसे एक यहाँ पे मैप में बना लूं, ऐसे कुछ श्रीलंका की मैप बना लो, तो इसके लगभग में, श्रीलंका के लगभग में मैं बात करूं, ओके, ये श्रीलंका के लगभग में, श्रीलंका के आपके 74%, 74% जो लोग हैं, दिख रहे हैं निचली क्षेत्र का ये जो लोग हैं, है ना, दक्षिण श्रीलंका में बात करो, यहाँ के जो लोग हैं वो सिंहली भाषा बोलते हैं। सिंहली भाषा बोलते हैं। क्लियर है, सिंहली भाषा बोलते हैं। और इसके लगभग में 18% जनसंख्या,
18% जनसंख्या आपके क्या बोलते हैं, आपके तमिल बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं, आपके तमिल भाषा बोलते हैं। इसमें भी दो कैटेगरी है, तमिल की आपकी क्या है, दो कैटेगरी है। कौन कौन सी कैटेगरी है, तो एक तमिल है आपके भारतीय मूल के, एक भारतीय तमिल है और दूसरा श्रीलंका के तमिल है। तो श्रीलंकाई तमिल जिसे कहते हैं, तो एक भारतीय मूल की तमिल हो गए, दूसरे आपकी श्रीलंकाई मूल के तमिल है, ठीक ना। अगर मैं बात करूं तो श्रीलंकाई मूल के तमिल लगभग में 13% है और 5% आपके भारतीय मूल के तमिल है। टोटल कहने का मेरा मतलब है 18% आपके तमिल भाषा बोलने वाले लोग वहां निवास करते हैं, और जो बच गया 7 से 8% वो ईसाई धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। तो जो आपका शेष बच गया इसमें से लगभग में 8% बचे होंगे, ये कौन होते हैं आपके, ये ईसाई धर्म के मानने वाले होते हैं, है ना, ईसाई धर्म के मानने वाले होते हैं। हाँ, इसमें आपके भारतीय श्रीलंकाई तमिल में आपके मुस्लिम तमिल भी है, तो कोई यहाँ पे हिचकिच करने की बात नहीं है। क्लियर हो गया आपके यहाँ पे। तो श्रीलंका के स्ट्रक्चर आप समझ गए। सबसे अधिक यहाँ पे किस भाषा बोलने वाले हैं, तो सिंह, यहाँ की जो पारंपरिक भाषा है पहले से जो बोले आते हैं, इनके देश की अपनी जो भाषा है सिन्हली, वो बोले जाते हैं, है ना। उसके अलावा आपको कौन सी भाषा बोली जाती है, उसके अलावा आपकी तमिल भाषा सबसे अधिक बोली जाती है, ठीक ना। उसके बाद छोटे छोटे और भी प्रांत है जहाँ पे इंग्लिश और बहुत सारे ब्रिटिश भाषा के भी क्या है आपके वहाँ पे वर्चस्व चलते हैं। तो अलग अलग प्रांत में वर्चस्व है, अनेक भाषाओं की वर्चस्व है, लेकिन मैं मुख्यतः दो भाषाओं की बात यहाँ पे कर रहा हूँ। सबसे अधिक आपके हो गए सिन्हली और उसमें उससे कम हो गया आपके तमिल। क्लियर हो गए, ठीक। हाँ, तमिल के बारे में मैं बतलाता हूँ, भारतीय तमिल के बारे में बतला देता हूँ। देखिए, भारतीय तमिल जो थे ना, वो जब अंग्रेज गुलाम किए हुए थे, श्रीलंका भारत सब उपनिवेश था अंग्रेजों का, तो अंग्रेजों ने, है ना, वहाँ पे कृषि के लिए, बागानी के लिए हमारे भारत से कुछ भारतीयों को उठा के ले गए। तमिल के आसपास से आप देखो, यहाँ पे तमिल से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, सटे हुए हैं इस राज्य से, तमिलनाडु से। तो यहाँ से कुछ भारतीयों को उठा के ले गए वहाँ पे बागानी कराने के लिए, काम करवाने के लिए, बंधुआ मजदूर बना के ले गए। अब जैसे देश आज़ाद हुआ तो वहाँ पे जो भारतीय थे वो वहीं पे रह गए, और उन भारतीयों का कहना था हमारे तो यहाँ पे, अब उन भारतीयों का ऐसे देखिए कई एक दो पीढ़ी भी वहाँ पे बस चुके थे, तो उनका कहना था मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, मेरा तो यही घर है, यही द्वार है, मैं तो इधर ही बसा हूँ, मैंने यहीं जन्म लिया है, मेरे पिताजी भी यहीं थे। तो ऐसे करके आप समझिए, मोटा मोटी में बात करूँ तो भारतीय जो तमिल है उसे ब्रिटिश जो थे, ब्रिटेन के जो ब्रिटिश थे, उन्होंने लेके गया था बंधुआ मजदूर बागानी करवाने, वहाँ से काम करवाने, और वहीं भारतीय मूल के निवासी जो थे तमिल थे वो बस गए। क्लियर है। तो ये भारतीय मूल के तमिल की अपनी कहानी थी, और श्रीलंकाई मूल के तमिल पहले से ही थे। क्लियर हो गए। तो अभी भी कंप्लीट होते हैं तो ये भारतीय मूल के तमिल, और अक्सर ये सब अभी भी कई बार क्या होते हैं डिस्ट्रीब्यूट इन क्षेत्रों को लेके भारत श्रीलंका के बीच मतभेद सब होते रहते हैं। तो मैंने बतला दिया आपको भारतीय मूल के तमिल वहाँ कैसे पहुँचे, तो कई बच्चे का डाउट भी रहता है, मैंने बतला दिया। चलो आगे हम लोग चलते हैं। आगे क्या है आपके, तो ये दो थे। अब देखिए इन्होंने क्या किया अपने संविधान में, वो समझिए। श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुए, और 1956 में इन्होंने एक बिल पारित किया, एक कानून बनाया, जिस कानून के अनुसार जो सिन्हली थे ना, ये जो सिन्हली भाषा थे ना, इसे राजभाषा बना दिया। क्या बना दिया इसे, राजभाषा। और इस सिन्हली भाषा को सर्वश्रेष्ठ उस जो थे सारे शासन प्रणाली, शिक्षा, तो मैं ये बोलूं कि प्रशासन में इन्हीं भाषा का उपयोग स्टार्ट होने लगा, है ना। मैं इस चित्र को भारत के साथ ये जो चीज़ है मैं इसे मिटा देता हूँ ताकि मैं इधर लिख सकूँ, कुछ बातें के लिए जरूरी है, इसे मैं इधर करवा दूँ। तो क्या किया, प्रशासन में ये भाषा लेके आ गए,
शिक्षा व्यवस्था में यही भाषा पढ़ाई जाएगी। आपके जितने भी राजकाज होंगे देश में, या जितने भी कुछ होंगे देश में, कुछ भी शासन व्यवस्था में, वो सारे किस पे होंगे? सिंहली भाषा पे होंगे। कहने का मतलब सिंहली भाषा के वर्चस्व को बढ़ा दिया, इनके महत्व को बढ़ा दिया, और बाकी जो भाषा था इन्हें समांतर करने की जगह इसे नीचे कर दिया। क्लियर है? इससे क्या हुए? सिंहली भाषी और तमिल भाषी इन दोनों के बीच अब इतने सारे होने से क्या हुए? सिंहली भाषी लोग और आपके तमिल भाषी लोग दोनों के बीच क्या हुए? तनाव बढ़ गए, मतभेद होने लगे, तनाव होने लगे। क्लियर है? मतभेद होने लगे, तनाव होने लगे। हाँ, 1990 के आसपास में तमिल ने अपनी एक क्या कर ली थी? पार्टी भी बना ली थी भाषा के आधार पे। क्लियर है? पार्टी भी श्रीलंका में बना ली थी। और इस तनाव से क्या हुए? श्रीलंका में गृह युद्ध आरंभ हो गया। क्या आरंभ हो गया बच्चे? गृह युद्ध आरंभ हो गया। गृह युद्ध आरंभ हो गया। इसमें बहुत सारे वहां पे क्षति हुए, लोग जितने थे यहाँ की तमिल भाषी, सिंहली भाषी लोग मारे गए, कई अपने घर से बेघर हो गए, कई तो भाग भाग के अगल बगल के जो पड़ोसी देश हमारे भारत है यहाँ पे भी शरणार्थी के रूप में आए, भारत ने शरण भी दिया, बहुत सारे कुछ यहाँ पे हुए। और अंत में 2009 में ये गृह युद्ध का अंत हो गया और शासन व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ गई। क्लियर है आपके? तो ये थे आपके श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी। क्लियर है आप सभी? तो क्लियर है? मैंने क्या बतलाया एक बार मैं बोल देता हूँ फिर लिखा देता हूँ। मैंने बतलाया आप लोग को कि 1948 में श्रीलंका ब्रिटेन से उपनिवेश थे, ब्रिटेन के, उससे स्वतंत्र हुए और स्वतंत्र राष्ट्र बने 1948 में। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बने। उसके बाद श्रीलंका के अगर में भाषाई, अब यहाँ पे क्या हुए? भाषाई आधार पर मतभेद हुए, आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हुए? अब ध्यान से समझिए। तो यहाँ के अधिकांश जो जनसंख्या थे, निवासी थे, वो सिंहली भाषा बोलने वाले थे, लगभग में 74%। वहीं पे आपके दूसरे सबसे अधिक भाषा बोलने वाले लोग जो थे वो तमिल थे, जो कि लगभग में 18% थे। अब सरकार ने एक कानून लाया 1956 में, जिसमें सिंहली भाषा को राजभाषा बना दिया गया, अर्थात राज्य के सभी प्रकार की, देश की सभी प्रकार की क्रिया गतिविधियां सिंहली भाषा में ही होंगे। शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया आपके, ठीक ना, इसके अलावा आपकी जितनी भी कुछ होते हैं, प्रशासन के कार्य हो गए, राजनीतिक कार्य हो गए, सभी सिंहली भाषा में ही होंगे और आपस में भी सिंहली भाषा बोलने होंगे। साथ ही साथ संस्कृति भी सिंहली भाषाओं का अब क्या हो? सर्वश्रेष्ठ हो गए। क्लियर हो गए आपके? तो सिंहली भाषा को सरकार ने क्या कर दिया? ज्यादा महत्व दे दिया बाकी भाषा की तुलना में, बाकी भाषा को नीचे। कहने का मतलब सिंहली भाषा को सर्वश्रेष्ठ या उच्च भाषा की क्या कर दी? उपाधि दे दी, जब इसे राजभाषा बनाए गए। और राजभाषा बनाने से सभी प्रकार के क्रियाकलाप इसी भाषा में संपन्न होने थे। इससे क्या हुए? सिंहली और तमिल दोनों में क्या मतभेद स्टार्ट होने लगे। तमिलों का कहना था कि इससे हमारी संस्कृति, हमारे भाषाओं का आप अंत कर रहे हैं, ये कहना था तमिल का। और तमिल भाषी और सिंहली भाषी लोगों में आपस में मतभेद होने लगे। ये मतभेद इतने ऊपर बढ़ गए कि ये देश में गृह युद्ध की स्थिति बना दी और गृह युद्ध हो गए। गृह युद्ध में काफी लोग मारे गए, अपने घर से बेघर हो गए। इस प्रकार की स्थिति श्रीलंका में हुई। श्रीलंका में अंततः 2009 में यहाँ पे क्या हुई? गृह युद्ध संपन्न हुए और अभी सुचारू रूप से व्यवस्था चल रही है। तो ये थी आपकी श्रीलंका। क्लियर हो गए? कहने का अर्थ ये समझिए कि श्रीलंका की मैंने एक तरह की इतिहास ही आपकी बतला दी है। अब मैं लिखा भी देता हूँ, आपकी हेडिंग होनी चाहिए श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी। ये आपकी हेडिंग होनी चाहिए। आपकी हेडिंग क्या होनी चाहिए? श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी। चलिए लिखिएगा।
सन 1948 में श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा। सन 1948 में श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा, जिसने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाई। लिख लिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। श्रीलंका की अधिकांश कोष्ठ में आप लिखिएगा लगभग 74%। ये कोष्ठ में लिखिएगा, कोष्ठ बंद के दीजिएगा। अधिकांश जनसंख्या कोष्ठ बंद कर दीजिएगा सिंहली भाषा बोलने वाले हैं। वहीं सिंहली के बाद दूसरी बहुसंख्यक लोग तमिल भाषा बोलते हैं। सन 1956 में श्रीलंका के सरकार के द्वारा सिंहली भाषा को राजभाषा बना दिए गए। जिससे देश की सभी प्रकार की व्यवस्था सिंहली भाषा में संपन्न होने लगे। जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन, राजनीति इत्यादि। हो गए। उसके नीचे से लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हैं नीचे से। सिंहली को राजभाषा की उपाधि देने के उपरांत तमिल भाषा बोलने वाले में एक विशेष प्रकार की नाराजगी उत्पन्न हुई। और यह नाराजगी देश में गृह युद्ध पैदा कर दी। अंततः 2009 में श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति हुई। हो गया। तो ये श्रीलंका वाले तो आपके समझ आ गए कि श्रीलंका में क्या कैसे हुए थे, है ना। आप चाहे तो ये छोटे से चित्र या आप समझिए, आप बोर्ड वर्क भी करना चाहे तो बेहतर होंगे आपके लिए कि देखिए शॉर्टकट में कैसे याद रखने हैं, कैसे रिवीजन करने हैं। उसके लिए मैं बोर्ड वर्क फॉलो करने की आपकी सलाह दूंगा, तो बोर्ड वर्क भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक ना।
अगला हम लोग देखते हैं बेल्जियम की स्थिति, है ना। दो है, एक ये श्रीलंका हो गए, दूसरा बेल्जियम। तो यहाँ आपने श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी दिया, तो अगला हेडिंग क्या दीजिएगा, श्रीलंका की जगह बेल्जियम। अगला हेडिंग दीजिएगा आप बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी। तो अगला आपका क्या था, बना लिए। अगला हेडिंग था आपके बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी। अब समझते हैं बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी कैसे हुए, तो ये समझते हैं। तो मैं फिर से बतला दूं, बेल्जियम भी एक प्रकार की क्या है, लोकतांत्रिक देश है। कहने का मतलब यहाँ कौन सी व्यवस्था है, लोकतंत्र की व्यवस्था है, डेमोक्रेसी है। क्लियर है आपकी। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे भी मेन तौर पे भाषा ही थे, इन पे यहाँ पे भी विवाद का मेन कारण भाषा ही थे। अगर बेल्जियम देश में देखे जाए तो इस देश में लगभग में आपके 59% जो है डच भाषा बोलने वाले हैं और 40% लोग आपके फ्रेंच भाषा बोलने वाले हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार की है, ठीक। वहीं पे इनकी जो राजधानी है ब्रुसेल्स, कहाँ है इसकी राजधानी, इनकी जो राजधानी है ब्रुसेल्स, इसमें भी लगभग में 80% आपके डच हैं और 20% आपके क्या हैं, फ्रेंच हैं, फ्रेंच बोलने वाले हैं। तो कुछ इस प्रकार के हैं, ठीक ना। फिर से समझिए क्या है यहाँ पे, बेल्जियम एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पे क्या है आपके 59% या लगभग में आप 60% मान लीजिए, 60% लोग यहाँ पे क्या है डच भाषा बोलने वाले हैं और 40% लोग यहाँ पे क्या है फ्रेंच भाषा बोलने वाले पूरे देश में। वहीं अगर एक क्षेत्र की बात करें, कौन से, इनकी राजधानी क्षेत्र की बात करें, राजधानी क्या है ब्रुसेल्स में आपके 80% डच मिलते हैं और 20% फ्रेंच मिलते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके जो ये आपके 60% डच है, ये आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इनकी आर्थिक स्थिति क्या है, ये आर्थिक रूप से कमजोर है, ठीक ना। इनके पास शिक्षा की कमी है, ये आर्थिक रूप से कमजोर है, इट मीन्स ये गरीबी रेखा के नीचे हैं। मैं बात करूं तो गरीबी रेखा के नीचे हैं इस प्रकार। और राजनीति में भी इसकी ज्यादा भागीदारी नहीं है। ये डच भाषाओं की राजनीति में भी क्या थी उस समय, राजनीतिक में भी कम भागीदारी थी, बहुत कम भागीदारी थी राजनीति में भी, ठीक ना। वहीं दूसरी तरफ फ्रेंच भाषा क्या थे, आर्थिक रूप से मजबूत थे, आर्थिक रूप से क्या थे, ये मजबूत थे, शिक्षा में ये ऊपर तक थे, शिक्षा इसके पास बहुत अच्छी थी, आर्थिक रूप से मजबूत थे, अतः कहने का मतलब ये बहुत ज्यादा अमीर थे, ठीक ना। शिक्षा में क्या थे, बहुत ज्यादा थे, स्वास्थ्य इसके बहुत अच्छे थे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी ये बहुत अच्छे थे। साथ ही साथ बात करूं कि पूरा राजनीति व्यवस्था एक तरफा उधर चल रहा था, ज्यादातर आपके इसी 40% फ्रेंच भाषियों के पक्ष में था। तो राजनीति में भी इसकी सक्रियता काफी अधिक थी, राजनीति में इसकी सक्रियता एक्टिविटी काफी अधिक थी, ठीक ना। तो ये स्थिति थी डच और फ्रेंच की। क्लियर है। डच क्या थे, डच कमजोर थे आर्थिक रूप से, वही फ्रेंच क्या थे आपके आर्थिक रूप से समृद्ध थे। क्लियर है। डच आपके क्या थे, शिक्षा में इनकी अच्छी नहीं थी पकड़, जब कहने का मतलब कमजोर थे शिक्षा के क्षेत्र में। वहीं आपके क्या थे, फ्रांसीसी या मैं बोलूँ डच कैसे थे, तो डच तो कमजोर थे आपके। फ्रेंच कैसे थे, तो फ्रेंच आपके क्या थे, शिक्षा के रूप के स्तर में भी उनमें काफ़ी अच्छी थी, उनकी शिक्षा के स्तर भी उनकी काफ़ी अच्छी थी, स्वास्थ्य भी अच्छे थे, इनके उतने ज़्यादा नहीं। राजनीति में सबसे अधिक भागीदारी किसकी थी, ये 40% समूह डच की, डच बोल रहा हूँ फ्रेंच की, ये 40% जो समूह है फ्रेंच, इसकी आपकी अच्छी भागीदारी थी राजनीति में। वहीं डच की भागीदारी काफ़ी सीमित थी या कम थी। ये स्थिति थी आपके किस चीज़ का, किस देश का, बेल्जियम का।
बेल्जियम का ये स्थिति थी। अब इन दोनों के बीच 1950 से 60 के दशक में 1950 से 60 के दशक में डच भाषा बोलने वाले और आपके क्या फ्रेंच भाषा बोलने वाले दोनों के बीच क्या हो गए, तनाव की स्थिति हो गई। सरकार ने सोल्यूशन क्या निकाला, 1970 से 93 के आसपास यहाँ की जो सरकार थी, यहाँ की क्या थी, सरकार थी, दिख तो रहे ना नीचे तक, चलिए ऊपर मुझे लिखने होंगे आप, ठीक है ठीक है। तो 1970 से 93 के बीच में इधर लिख देता हूँ, 1970 से 93 के बीच यहाँ की जो सरकार थे, इन्होंने अपने संविधान में संशोधन किए। क्या किए इन्होंने, संशोधन किए, संविधान में, अपनी संविधान में संशोधन किए, संविधान में संशोधन किए। संशोधन का पहला बिंदु इन्होंने क्या रखा, ये समझते हैं हम लोग। संशोधन में क्या क्या किया इन्होंने, तो इन्होंने दोनों भाषाओं के बराबर राजनीति में भागीदारी को सुनिश्चित किया कि दोनों भाषा वाले के राजनीति में, शासन प्रणाली में बराबर की क्या होगी, संख्या भी बल बराबर होंगे और शक्ति बल भी बराबर होगी। कहने का मतलब है डच बराबर फ्रेंच, दोनों की क्या की संख्या भी बराबर किए कि शासन व्यवस्था में दोनों की संख्या बराबर होगी, दोनों जो निर्णय लेंगे बराबर मतों से पारित होंगे और दोनों की बात को सुने जाएंगे राजनीति में। कहने का मतलब पहली बार इन्होंने क्या किया, राजनीति में इनको भी बराबर के हकदार बनाए। दूसरे इन्होंने क्या काम किया, दूसरे अपनी जो शक्ति थी, इनकी जो शक्ति थी, संविधान की शक्ति, इसे मुख्यतः दो भागों में बांटा, एक केंद्र स्तर के शक्ति में और क्या किया, दूसरे राज्य स्तर के शक्ति में। इसके अलावा इन्होंने तीसरा भी स्तर बनाया, थर्ड स्तर भी बनाया। तीसरा स्तर क्या था, सामुदायिक, कि किसी सामुदायिक विशेष के भी क्या करेंगे, शक्ति हम देंगे सामुदायिक विशेष को भी, ताकि वो अपनी संस्कृति धर्म को क्या करे, बचा के रख सके। क्लियर है। और सत्ता में क्या करे, साझेदारी दे सके, अपनी भागीदारी दे सके, सुनिश्चित कर सके। तो ये थी आपके किसका, बेल्जियम की स्थिति। क्लियर हो गया बेल्जियम की स्थिति, ठीक है, डन लिखिए। फिर क्लियर हो गया तो फिर मैं आगे चलता हूं। क्लियर है आप बेल्जियम की स्थिति, चलिए डन है सब। एक बार अच्छा ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ एक बार और क्या स्थिति। तो देखिए बेल्जियम में क्या हुए जी, ठीक ना, बेल्जियम की अगर बात करें, ये भी एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे भी लोकतंत्र की व्यवस्था है। अब यहाँ पे क्या थे, यहाँ पे भाषा के आधार पे मतभेद हुए थे, लेकिन इन्होंने बड़े ही सुंदर रूप से बेल्जियम ने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। वहीं आप देखिए श्रीलंका नहीं कर पाए इतने अच्छे से, इसलिए गृहयुद्ध हो गया, लेकिन यहाँ गृहयुद्ध हुई ही नहीं। चलिए क्लियर है आप, बाकी तो क्लियर है ना सारे कुछ। चलिए क्लियर, तो मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। तो क्या हुआ, बेल्जियम एक लोकतांत्रिक देश है, इसकी राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स, ठीक ना, ब्रुसेल्स, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे लगभग में 59, या मैं इसे 60 ले लूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लगभग में 59-60% जो लोग हैं वो डच भाषा बोलते हैं। वहीं आपके 40% जो लोग हैं वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं। डच भाषा की स्थिति आप देखी जाए तो इसके आर्थिक रूप से ये कमजोर वर्ग है, यहाँ शिक्षा की कमी है, राजनीति भागीदारी की कमी। वहीं आपके देखिए फ्रेंच भाषा में फ्रेंच भाषा के जो लोग हैं वो आर्थिक रूप से मजबूत है, यहाँ शिक्षा के स्तर भी अच्छे हैं, स्वास्थ्य के स्तर भी अच्छे हैं, और राजनीति में भागीदारी लगभग में 90% है। कहने को बहुत ज़्यादा भागीदारी इसी वर्ग के थे। तो एक तरफा शासन व्यवस्था यहाँ पे हो रहे थे, बैलेंस नहीं हो रहे थे, एक तरफा हो रहे थे। किसके पक्ष में हो रहे थे, फ्रेंच के पक्ष में ज़्यादा होते थे। क्लियर है। इनसे दोनों भाषा बोलने वाले लोगों के बीच तनाव हुई, मतभेद होना स्टार्ट हो गए।
और इसके सल्यूशन वहाँ की सरकार ने क्या निकाली, तो इसके सल्यूशन के लिए वहाँ की सरकार ने लगभग में 1970 से 93 के आसपास में अपने संविधान में कुछ संशोधन किए। उस संशोधन का पहला बिंदु उन्होंने क्या रखा, क्या देखिए, डच भाषा बोलने वाले और आपके फ्रेंच भाषा बोलने वाले दोनों को इक्वल रखा गया। दोनों के क्या कर लिया, संख्या बल एक जैसे, कि 5 इसका रहेगा सदस्य तो 5 इसका भी सदस्य रहेगा शासन व्यवस्था में, और दोनों के मत से ही कोई बिल पारित होंगे, दोनों की सहमति से ही कोई कार्य होंगे। ये हो गया। दूसरा उन्होंने क्या किया, अपनी शक्ति का विकेंद्रीकरण किया, बांटना स्टार्ट किया शक्तियों को। किस, 2 प्रमुख स्तरों में पहले बांटे, केंद्र स्तर में केंद्र सरकार, राज्य स्तर में राज्य सरकार के रूप में। क्लियर हो गए। और केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में एक और बंधन बनाए कि जो केंद्र सरकार होंगे ना, वो ज्यादा दबाव राज्य सरकार पे नहीं डालेंगे। क्लियर है, ये भी उन्होंने किया। तीसरा उन्होंने क्या कर दिया, तो एक सामुदायिक स्तर पे गठन किया, सामुदायिक स्तर पे शक्तियों का क्या किया कि आप क्या कीजिए, सामुदायिक स्तर पे भी, जैसे ग्राम स्तर पे आपके हो गया, या महिला समुदाय के विशेष के लिए, ठीक ना, ठीक, बाल विकास के लिए तो बाल समुदाय के विकास के लिए एक विशेष प्रकार की शक्ति उन्हें भी प्रदान किए। तो कुछ इस प्रकार के, और साथ ही साथ अल्पसंख्यक को भी इन्होंने ध्यान दिया अच्छे से। तो इस प्रकार के उन्होंने संशोधन किया अपने क्या चीज में, संविधान में। और इससे क्या हुए कि श्रीलंका की तरह यहाँ पे गृहयुद्ध नहीं हुए, और अंततः यहाँ पे क्या हुए, सत्ता में अच्छी साझेदारी देखने को मिलती है। एक सुंदर से इन्होंने उदाहरण प्रस्तुत कर दिया कि सत्ता में साझेदारी का अर्थ क्या होते हैं। क्लियर हो गया। हेडिंग दे दिए थे आप, बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी दे दिए थे। अगर आप मेरे साथ ये से लिखते रहेंगे तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। इस बच्चे का सर बोर्ड वर्क, हाँ बोर्ड वर्क कर सकते हैं, क्यों नहीं कीजिएगा, आप बोर्ड वर्क कीजिए, आप ही के लिए है यहाँ पे। मैं तो जितना हो सके उतना अब लिखाऊंगा, तो देखिए थोड़े से लंबे जाएंगे आपके कॉपी के, ठीक है, काफ़ी पेज भरेंगे। फिलहाल लिख लीजिए, नहीं तो कई बच्चे का कंप्लेन रहते सर नोट कहाँ से मिलेंगे, है ना। नोट के लिए PDF मिलते थे, लेकिन उसे बंद कर दिए गए, सर मिलेंगे कैसे। मैं लिखा देता हूँ, क्लास में ही लिखा देता हूँ। चलिए लिखिए आप लोग, बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी। हेडिंग बना लिए थे, लिखिए बेल्जियम एक लोकतांत्रिक देश है। बेल्जियम एक लोकतांत्रिक देश है जहां की अधिकांश जनसंख्या कोष्ट में वहीं पे आप दे दीजिए लगभग 60%, 60%, लगभग 60% जनसंख्या, लगभग 60% जनसंख्या, ठीक है, लगभग 60% जनसंख्या, पोस्टमैन कर लीजिएगा, जनसंख्या डच बोलने वालों की है। डच बोलने वालों की है। डच बोलने वाले की है। बोलने वाले की है, जो आर्थिक रूप से कमजोर, पिछड़ा एवं राजनीति में सीमित भागीदारी वाले समूह हैं। वहीं फ्रेंच भाषा बोलने वाले 40% के करीब हैं। वहीं
फ्रेंच भाषा बोलने वाले 40% के करीब हैं, जो आर्थिक रूप से मजबूत अग्र ऐसे लिखते हैं, अग्र मतलब हर चीज में आगे, अग्र एवं अग्र एवं अधिक राजनीति भागीदारी वाले समूह हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। फ्रेंच भाषा बोलने वाले के पक्ष में उस समय की सरकार अधिक कार्य करती थी। अतः एक तरफा शासन व्यवस्था थी, जिससे डच भाषी लोगों में नाराजगी थी। इन नाराजगी को दूर करने के लिए उस समय के सरकार ने 1970 से 1993 के मध्य अपनी संविधान में संशोधन किए, जिसके प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। पहला नंबर लिखिएगा, प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं, उसमें पहला नंबर लिखिएगा। पहला नंबर क्या लिखिएगा? डच एवं फ्रेंच भाषा बोलने वाले को राजनीति में समान भागीदारी सुनिश्चित की गई। दूसरा लिखिएगा, शक्ति का विकेंद्रीकरण किया गया। दूसरा है, क्लियर है, आप लिख लिए, शक्ति का विकेंद्रीकरण किया गया, जिसमें प्रमुख 2 स्तरों में शक्ति को बांटा गया। उसी में डैश देके ऐसे एरो देके आप लिख सकते हैं। केंद्र स्तर क्या मैंने लिखा ना, केंद्र स्तर राज्य स्तर। तीसरा लिखिएगा, पहला केंद्र स्तर, दूसरा राज्य स्तर। तीसरा लिखिएगा,
तीसरा लिखिएगा, ठीक है, तीसरा लिखिए, इसके अतिरिक्त सामुदायिक स्तर पे भी, सामुदायिक स्तर पे पर भी सामुदायिक स्तर पर भी शक्ति का बंटवारा किया गया। किया गया, समझ गए? आपको समझ आया कि दो देश, लेकिन दोनों ने किस प्रकार से अपनी शासन व्यवस्था को बैलेंस किया, किस तरह से दिखला रही है कि सत्ता में साझेदारी का एक सुंदर स्वरूप क्या होता है, बेल्जियम ने प्रस्तुत किया आपको, ठीक ना। तो आप समझ गए यहाँ, ठीक। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट लिखना चाहे तो आप लिख लीजिए, राजधानी ब्रुसेल्स, ठीक ना, आप लिख लीजिए, एक एक्स्ट्रा फैक्ट ये है, ठीक ना, कि राजधानी क्या थी इसकी, ब्रुसेल्स थे। आप लिख लीजिए नोट में कि बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, बिल्कुल है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर हो गए तो मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है ना, आगे। अब हाँ, लगभग में कुछ ही बाकी है इस चैप्टर में, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं है, कुछ मैं अप्लाई कर देता हूँ कि इसका स्वरूप क्या है, सत्ता की साझेदारी का स्वरूप क्या है। हाँ, इसके बाद क्लास कंप्लीट कर देंगे। हाँ, तो मिनिमम 1 घंटे के तो होंगे ही बच्चे, 1 घंटे की तो क्लास होती ही है ना, 45 से आपके 1 घंटे तक की होती है। हाँ, कई क्लास आप 1 घंटे प्लस की भी होती, कोई ऐसी नहीं है, जब समय रहते तो करवा दिए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ये कर लीजिए, चलिए। चलिए, तो हेडिंग आप अगला दीजिएगा, सत्ता की साझेदारी के स्वरूप। अरे 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएंगे क्लास। दीजिए, पहले हेडिंग दे दीजिए, 10 मिनट कौन से ज़्यादा हो गए, है ना। 10 मिनट तो है ना, मैंने बताया एक क्लास, एक ही क्लास में कंप्लीट करने हैं ना, 10-15 मिनट दे सकते हो, कोई ऐसी नहीं है। दूसरी क्लास में 10-15 मिनट की ही रखो, ऐसी अच्छी बात नहीं होगी, है ना। सत्ता की साझेदारी के स्वरूप, तो बच्चे सत्ता की साझेदारी की कितने स्वरूप है, इनके लिए शक्तियों का बंटवारा जरूरी है। इनके लिए क्या चीज़ जरूरी है, सबसे अहम चीज़ है शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए। एक लोगों के, एक सत्ता, एक व्यक्ति, एक विशेष के हाथ में शक्ति केंद्रित नहीं होनी चाहिए। तो इसका पहला ही क्या होता है, उद्देश्य या सिद्धांत क्या होता है आपके, सत्ता की साझेदारी का। अब शक्तियों का बांटिए, शक्ति का बंटवारा कीजिए। तो पहला मैं इसका स्वरूप आपको दिखलाऊं, पहला अगर मैं इसका स्वरूप दिखलाऊं, ठीक है, अपने देश में भी और सभी देशों में, लगभग में लोकतांत्रिक देश में ये देखने को मिलते हैं, क्या, सरकार के अंग के स्तर पे शक्तियों का बंटवारा, ठीक है ना। शक्तियों का बंटवारा किसके स्तर पे बच्चे, शक्तियों का बंटवारा किसके स्तर पे, तो शक्तियों का बंटवारा आपके किसके स्तर पे होंगे, सरकार के अंग के स्तर पे, सरकार के अंग के स्तर पे, सरकार के अंग के स्तर पे आपके शक्तियों का बंटवारा होंगे। सरकार के कितने अंग हैं, क्लियर है, बिल्कुल 3 अंग होते हैं, तीनों अंग के आधार पे, किस किस के आधार पे, तो ये नंबर में मैं लिख देता हूं आपके, क्या, विधायिका, विधायिका, कार्यपालिका, कार्यपालिका, और तीसरा क्या क्या होगा बच्चे, न्यायपालिका, पालिका। ये दोनों मिलके आपके कानून बनाएंगे, विधायिका, कार्यपालिका मिलके कानून की संरचना और बहस वहस करके अपनी कानून बनाते हैं, बिल पास करके कानून बनाते हैं, और न्यायपालिका आपके क्या करते हैं, इस कानून को लागू करते हैं। क्लियर है, तो एक तो हो गया आपके सरकार के अंग के स्तर पे आपकी क्या होनी चाहिए, शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए। दूसरा क्या है आपके, दूसरा क्या है आपके, सरकार के अंग के हो गए। अब क्या हो गया आपके, तो ये हो गए सरकार के अंग हो गए, कि जो जो अंग होते हैं इनके स्तर पे। अब दूसरा भी स्तर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल, केंद्र, राज्य, हाँ, इसके अलावा समुदाय, हाँ, स्थानीय हो सकते हैं। तो आपके इस रूप में भी हो सकते हैं शक्तियों का बंटवारा। तो शक्तियों का बंटवारा एक और रूप में मैं देखो तो क्या होंगे,
बिल्कुल ठीक है। हाँ, उसी को मैं दे देता हूँ सरकार के स्तर पर, सरकार या शासन के स्तर पे, शासन के स्तर पर, ठीक है। शासन के स्तर दिख रहे हैं ना, नीचे देखिए, चलिए दिख रहे हैं। पहला क्या होंगे आपके केंद्र स्तर होंगे, दूसरा स्तर आपके क्या होंगे राज्य स्तर होंगे, तीसरा स्तर मैं यहाँ पे रखता हूं स्थानीय स्तर, स्थानीय स्तर या स्थानीय सरकार, ठीक ना। तो केंद्र स्तर पे आपके केंद्र सरकार होते हैं, राज्य स्तर पे आपके राज्य सरकार होते हैं, स्थानीय स्तर पे आपके मेयर आ जाते हैं, आपके मुखिया आ जाते हैं, या प्रशासनिक रूप से यहाँ पे डीएम, एसडीएम, कलेक्टर ये सब आते हैं। तो ये भी बंटवारा होना चाहिए शक्ति का। और भी क्या, और भी मैं अगर देखूं, है ना, इधर भी मेरे पास है, तो मैं तीसरा पॉइंट देखूं, मैं अगर तीसरा पॉइंट देखूं तो तीसरा पॉइंट मेरे पास क्या होंगे, तीसरा ओके, तीसरा पॉइंट मेरे पास होंगे कि मैं इसको एक समुदाय विशेष को भी तो शक्ति दूं, है ना बच्चे, समुदाय, किसी समुदाय के विशेष को भी तो ये शक्ति दो, जैसे महिला समुदाय, बाल विकास समुदाय, ठीक ना, इन सबको, अनाथ आश्रम के लिए तो उन सबको, ठीक ना। तो एक समुदाय में भी शक्ति को रखा जाए। चौथा, निर्वाचन भी तो जरूरी है ना, तो निर्वाचन की एक दूसरे की सत्ता में साझेदारी के लिए कई आपके मल्टीपल, कई आपके क्या होनी चाहिए, तो सत्ता पे, शासन पे, ठीक ना, शासन पे क्या होनी चाहिए, उतनी योग्यता वाले लोग होने चाहिए जो शासन व्यवस्था को चलाने वाले होने चाहिए। कहने का मतलब आपके विपक्षी पार्टी का होना जरूरी है। तो निर्वाचन में आपके क्या क्या होनी चाहिए, आपके विपक्षी पार्टी का यहाँ पे आपकी भूमिका देखने को मिलते हैं, विपक्षी दल, क्लियर है। तो ये चार स्वरूप मैंने अभी बतलाया, एक शक्ति का बंटवारा सरकार के अंग के स्तर पे, दूसरा सरकार या शासन के स्तर पे, तीसरा मैंने एक समुदाय विशेष को भी ये कर सकते हैं, या अल्प समूह हो सकते हैं, आपके महिला समुदाय हो सकते हैं, तो वो भी, और निर्वाचन में भी ये आपकी होनी चाहिए। क्लियर है आपके, क्लियर है आपके, ठीक। तो आप इसे बोर्ड पे जैसे लिखे वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आपने हेडिंग दिया था सत्ता की साझेदारी के स्वरूप, ठीक, तो पहला में लिख सकते हूँ शक्ति का बंटवारा सरकार के अंग के स्तर पे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के रूप में, दूसरा सरकार के शासन स्तर पे, है ना। तो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आप, हेडिंग दीजिए सत्ता की साझेदारी के स्वरूप, सत्ता के साझेदारी के स्वरूप। पहला लिखिएगा आप, शक्ति का बंटवारा सरकार के अंग के स्तर पर, शक्ति का बंटवारा सरकार के अंग के स्तर पर, शक्ति का बंटवारा सरकार के अंग के स्तर पर। जिसमें से ये 3 पॉइंट आप लिख लीजिए ABC, और जैसे मैंने लिखा है इसे वैसे लिख लीजिए। दूसरा, सरकार के स्तर पर शक्ति का बंटवारा, सरकार के स्तर पर शक्ति का बंटवारा, दूसरा सरकार के स्तर पर शक्ति का बंटवारा, पहला केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार, तीसरा स्थानीय सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। तीसरा लिख लीजिए आप सामुदायिक, सामुदायिक स्तर, तीसरा लिख लीजिए सामुदायिक स्तर, उसमें आप लिख लीजिए किसी विशेष समुदाय, जैसे महिला उत्थान के लिए या महिला सशक्तिकरण के लिए, बाल विकास के लिए एवं विभिन्न प्रकार के सामाजिक कल्याण के लिए। सामुदायिक में लिखना है, सामुदायिक स्तर पे लिखिए, सामुदायिक स्तर पे महिला सशक्तिकरण, बाल विकास एवं विभिन्न प्रकार के सामाजिक विकास के लिए सामुदायिक स्तर पर सरकार एवं शक्ति का बंटवारा। क्लियर हो गया आपके। चौथा लिखिए निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली में विपक्षी दल का होना, निर्वाचन प्रणाली में विपक्षी दल का होना, सरकार की आलोचना करना इत्यादि। क्लियर है। तो ये आपके एक ही क्लास में ये सारे
कंप्लीट हो गए आपके जो क्या थे, आपके चैप्टर था सत्ता की साझेदारी, ये चैप्टर आपके एक ही क्लास में कंप्लीट हो गए। तो आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। तो अगले क्लास हमारे किस पे आएंगे, पार्ट 2 पे आएंगे, लेसन 2 पे आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। देख